हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो ये है क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसका जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज हम इसकी जो ना क्वेश्चन आंसर कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस चैनल को समझना है, इसको ठीक है अच्छे से समझना है, इसको नॉलेज लेना है इसको, तो आप लोग चैनल पर जाइएगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। तो आप लोगों को जो कारण बताने हैं, सर्कमस्टेंसेस का मतलब है कारण, तो हमें उन कारणों को डिस्क्राइब करना है जिससे कि ये आंदोलन हुआ था ना, रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। फ्रांस में जो ये क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था। आउटब्रेक होता है, ये कहते हैं ना जैसे कि भाई आउटब्रेक यानी कि अब बहुत ज़्यादा बर्दाश्त की हद हो गई है, तो बिल्कुल लास्ट में मतलब जाकर आउटब्रेक हुआ था इसका रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट का। तो फ्रांस में क्या क्या कारण रहे थे इसके, तो द रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस वर कॉज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। तो इन निम्नलिखित कारणों से जो था ये रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट फ्रांस में हुआ। फर्स्ट है, फ्रांस एंड ब्रिटेन हैड फाउट वॉर्स फॉर अमेरिकन इंडिपेंडेंस विच बर्डन द फ्रेंच इकोनॉमी। तो फ्रांस और जो ब्रिटेन थे वो साथ साथ लड़ाई लड़ रहे थे अमेरिकन इंडिपेंडेंस के लिए, जो कि फ्रांस की जो इकोनॉमी थी उसके लिए बहुत बर्डन था, उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा बर्डन था उसका। फर्स्ट आता है, फ्रांस एंड ब्रिटेन हैड फाउट वॉर्स फॉर अमेरिकन इंडिपेंडेंस विच बर्डन द फ्रेंच इकोनॉमी। तो फ्रांस और ब्रिटेन जो थे वो आपस में लड़ रहे थे इस रिवॉल्यूशन में, तो अमेरिकन इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे वो, है ना। तो क्या था, जो फ्रांस की इकोनॉमी थी, है ना, उस पर बहुत ज़्यादा बोझ हो गया था, मतलब क्योंकि देखो आर्थिक स्थिति तो खराब होती है, क्योंकि जितने ज़्यादा युद्ध लड़े जाते हैं उतने ज़्यादा पैसा भी तो वेस्ट होता है, हथियार लगते हैं, और जो लेबर का भी जो इतने जो योद्धा लड़ रहे होते हैं उनका भी तो जान माल का नुकसान होता है। तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी जो थी उसकी खराब हो गई थी। दस द पब्लिक हैड टू पे मोर टैक्सेस एंड वर फ्रस्ट्रेट। जब बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद हो गया था, वहाँ का इकोनॉमी खराब हो गई थी वहाँ की, तो लोगों से ज़्यादा टैक्स लिया जाने लगा, जिससे कि वहाँ की जो पब्लिक थी ना वो फ्रस्ट्रेटेड हो गई। उनको ये लगा कि भाई क्या हो रहा है, ये तो हद ही हो गई है बिल्कुल, कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने जो है आंदोलन करा। सेकंड आता है, मेरिट वॉज रिप्लेस्ड बाई बर्थ प्रिविलेज। तो वहाँ की जो मेरिट थी, मतलब कि आज जो चयन होता है वहाँ का, तो वो कर दिया गया था जन्म के आधार पर प्रिविलेज। अब प्रिविलेज क्या है आप लोग कहेंगे, तो प्रिविलेज होता है जैसे मान लीजिए कि दो लोग हैं ए और बी, है ना। तो क्या है, ए जो है उनको क्या है कि उनको अच्छी सोसाइटी में अगर उनको जन्म मिला है तो उनको हर चीज़ में उनके साथ भेद मतलब अच्छा तरीके से रखा जाए, जैसे उनको अच्छा खाने मिल रहा है, अच्छा पहनने मिल रहा है, उनको अच्छी शिक्षा का अधिकार है, वो हर कहीं कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो बी वाले लोग हैं उनको बेचारों को किसी भी चीज़ का अधिकार नहीं है। तो यानी कि जन्म के आधार पर प्रिविलेज था वहाँ पर, इसको ही प्रिविलेज बोलते हैं। तो मेरिट जो थी वहाँ पर जन्म के हिसाब से होती थी। द पीपल बींग बॉर्न इन प्रिविलेज फैमिलीज वर गिवन मोर इंपॉर्टेंट पोजिशंस। तो जो लोग जो थे एक अच्छी फैमिलीज में, प्रिविलेज फैमिलीज में पैदा होते थे ना, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन दी जाती थी, ड्यू टू विच द कॉमनर्स हैड लिटिल स्कोप फॉर ग्रोथ इन टू द सोसाइटी। किसके बदले, जो कॉमन लोग होते थे उनके बदले उनके कंपेरिजन में उनको ज़्यादा जो इज्जत दी जाती थी, और समाज में उनका एक अलग ही स्थान था, इसलिए ये रिवॉल्यूशन हुआ। थर्ड, क्योंकि भाई उन लोगों ने तो आंदोलन कर दिया कि भाई क्या है, सब एक साथ ही तो पैदा हुए हैं, सब एक ही जैसे हैं, भगवान ने तो सबको एक जैसा बनाया है, तो यहाँ पर जन्म के आधार पर क्यों ऐसा करा जा रहा है, तो इसलिए उन लोगों ने भी वो जो है आंदोलन किया। थर्ड आता है, ड्यू टू द बर्थ बेस्ड प्रिविलेज, ठीक है, द पावर ऑफ द सोसाइटी वॉज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू फैमिलीज विच अगेन लीड टू डिसकंटेंट अमोंग द पीपल। तो बर्थ जो बेस्ड प्रिविलेज थी ना, जन्म के आधार पर जो प्रिविलेज फैमिलीज चल रही थी, तो उनमें जो सोसाइटी की जो पावर थी वो उन्हीं लोगों के हाथ में चली गई। भाई सब कुछ तो उन्हीं के अंडर में था ना, क्योंकि वो उनका तो शुरू से ही बोलबाला रहा था, तो सब कुछ उन्हीं के अंडर में था। तो जो बेचारे जो कॉमन लोग थे, मिडिल क्लास लोग थे, उनको इस परेशानी का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने भी आंदोलन में हिस्सा लिया। फोर्थ पॉइंट आता है इसका कि ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास द रिवॉल्यूशन कुड सस्टेन एज दे वर नॉट अंडर प्रिविलेज एंड रेस देयर वॉइस अगेंस्ट सच अनजस्ट प्रैक्टिस इंस्टेड ऑफ सिंपली गिविंग इन। तो जो मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, क्योंकि क्या था, उनकी जो आवाज़ थी ना उसको दबाया जा रहा था, उसको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर तो मेरिट के हिसाब से, प्रिविलेज फैमिलीज के हिसाब से चयन चल रहा था, क्योंकि सब कुछ उन्हीं को मिलता था। भाई कुछ कहीं पे जैसे कुछ आ रहा है तो उस सामान मिल रहा है राशन का, तो उनको ज़्यादा मिलेगा। भाई शिक्षा का अधिकार है स्कूलों में, तो उनके लिए होगा। उन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था मिडिल क्लास लोगों के साथ, तो उन्होंने भी इसलिए आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो जो क्या हो रहा था, आउटब्रेक हो गया था बिल्कुल एक तरीके से रिवॉल्यूशन का। इसीलिए वहाँ पर ही फ्रांस में जो है कुछ कारण रहे हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा तो आप एग्जाम में अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ग्रुप्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवॉल्यूशन।
समाज के किस ग्रुप को इस रिवॉल्यूशन से फ़ायदा हुआ, मतलब किस ग्रुप ने इस रिवॉल्यूशन से, इस आंदोलन से फ़ायदा उठाया। विच ग्रुप्स वर फोर्स टू रिलिंग्विश पावर, किस ग्रुप को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी, रिलिंग्विश पावर। विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ द रिवॉल्यूशन, और इस रिवॉल्यूशन के होने से समाज के किस ग्रुप को निराशा मिली, या फिर कौन सा ग्रुप जो था वो जो कि निराश हुआ। अब आता है द पीपल फ्रॉम द लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एज दे हैड बीन ओपन द न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो जो लोअर क्लास के लोग थे समाज में, जो लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी था, उन लोगों को इस फ्रेंच के रिवॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि उनके लिए ना नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली, उनको नए नए जो अवसर मिले, क्योंकि रिवॉल्यूशन हुआ कि जिस चीज़ के लिए विद्रोह किया गया था तो वो मांगे पूरी कर दी गई, तो उनको नए नए अवसर मिले। दिस क्लास हैड पीजेंट्स, क्योंकि इस क्लास में कौन कौन लोग आते थे, पीजेंट्स, किसान लोग आते थे। हु वर्कड ऑन फार्म्स एंड कैटल, जो कि किसी के खेतों में काम करते थे या फिर उनके पास जो है पशु होते थे। द आर्टिशंस हो गए इसमें, हु यूज टू कंस्ट्रक्ट सेवरल न्यू बिल्डिंग, जो कि नई नई बिल्डिंग्स बनाते थे। इन लोगों को फ़ायदा हुआ, ठीक है, इन लोगों को सबसे ज़्यादा फ्रांस की जो रिवॉल्यूशन हुआ था उससे बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा हुआ। द इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑलरेडी सच एज द नोबल्स एंड द रॉयल फैमिलीज इंक्लूडिंग द चर्च हैड टू गिव अप देयर पावर। तो जो बड़े बड़े जो लोग थे, जो क्लास सेकंड और 2 में आते थे, जैसे कि नोबल्स हो गए, क्लर्जी लोग हो गए, है ना, ऐसी फैमिलीज जो थी, इंक्लूडिंग द चर्च, या फिर चर्च को लगा कर भी, तो उनको सबको अपनी पावर छोड़नी पड़ी। एंड दे वर डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और वो सारे ही इस रिवॉल्यूशन से जो थे निराश हो गए, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द लेजेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन फॉर द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरीज। 19 और 20th सेंचुरीज के समय पर, ठीक है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था वहाँ के लोगों की लेजेसी क्या थी। तो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैन बी रिगार्डेड एज द बिगिनिंग ऑफ द कॉलोनियल एंड फ्यूडल सिस्टम इन द वर्ल्ड। ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था ये कॉलोनियल और फ्यूडल सिस्टम पे आधारित था। कॉलोनियल सिस्टम वही है, गुलामी की प्रथा जो थी, ठीक है, जैसे कि हम लोग गुलाम थे ब्रिटेन के, ऐसे ही हम लोग जो है, इंडिया जो था वो ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था। तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी तो उसमें कॉलोनियल एंड फ्यूडल सिस्टम जो था संसार में, इस वजह से ही रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अडॉप्टेड डेमोक्रेसी एट इट्स मोड ऑफ गवर्नमेंट, सेवरल पीपल इन फ्रांस ऑल्सो एडवोकेटेड फॉर द सेम विच टर्न आउट टू बी सक्सेसफुल। तो आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जब डेमोक्रेसी आ गई थी, ठीक है, वहाँ पे जब डेमोक्रेसी आ गई, लोकतंत्र आ गया, जो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, जो मतलब वो डेमोक्रेटिक हो गई, ठीक है। तो सेवरल पीपल इन फ्रांस, तो फ्रांस के बहुत सारे लोगों ने ऑल्सो एडवोकेट फॉर द सेम, तो फ्रांस के बहुत सारे लोगों ने भी यही सब किया। उन्होंने सोचा कि जब भाई वहाँ पर हो चुका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जैसा था तो वैसे ही फ्रांस में भी हुआ, और वो सक्सेसफुल भी हुए। ड्यू टू दिस मोस्ट ऑफ द यूरोपियन नेशंस एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड बिकेम मोर डेमोक्रेटिक। ऐसा जो था, इसकी वजह से क्या था, यूरोप के बहुत सारे देशों में भी डेमोक्रेटिक जो है प्रजातंत्र फैल गया, मतलब लोकतंत्र हो गया वहाँ पर सब कुछ। ऑल्सो दिस आइडियाज वर स्प्रेड टू द यूरोपियन, और ये सारे जो आइडियाज़ थे वो यूरोपियन कॉलोनीज में भी फैल गए, एज वेल विच कॉस्ट देम टू अडॉप्ट डेमोक्रेसी एज वेल। तो सब जगह जो थी डेमोक्रेसी फैल गई। इन शॉर्ट, अगर शॉर्ट में बोला जाए तो वी कैन से दैट द वर्ल्ड प्रैक्टिसेस डेमोक्रेसी बिकॉज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टॉक्ड अबाउट हिज सक्सेस टू द वर्ल्ड। अगर हम शॉर्ट में बोलें तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो थी जगह जगह फैल गई, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन टॉक अबाउट इट सक्सेस, तो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसकी सक्सेस जो थी वो संसार में हर तरफ बोल रही थी, मतलब जगह जगह उसका बोलबाला था। तो वो जो है रेस्ट ऑफ यूरोप सब में वो है बुरी तरीके से फैल गई, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आता है इसका कि ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वी enjoy today whose origins could be traced to the French Revolution। फोर्थ क्वेश्चन आता है ये कि ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वी एंजॉय टुडे। आज जो हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, हमारे लोकतांत्रिक अधिकार जो हैं वो हमारे, उनकी हमें एक लिस्ट बनानी है। हुज ओरिजिन्स कुड बी ट्रेस्ड टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और जिसका जो प्रादुर्भाव जो है कहते हैं, मतलब जिसकी ओरिजिन, जिसकी उत्पत्ति जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुई। तो किस किस चीज़ को हम एंजॉय कर रहे हैं, उन सारे अधिकारों की बात करेंगे यहाँ पर। द फॉलोइंग डेमोक्रेटिक राइट्स ओरिजिनेटेड इन फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। नंबर 1 है राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इन अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, जो हमारे नियम बनाए गए हैं और जो हमें अवसर हैं उनसे पहले, हमें मतलब यह है कि हमें समानता का अधिकार दिया गया।
ये जो है डेमोक्रेटिक राइट्स है, हमारा राइट टू इक्वलिटी, इसको हम आज भी जो है अच्छे से महसूस कर रहे हैं, हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, है ना। सेकंड आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें बोलने की स्वतंत्रता दी जाए, मतलब एक सेकंड था राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें अपनी बातों को रखने की स्वतंत्रता दी जाए, एक्सप्रेशन की एंड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और जो हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहे हैं उसके खिलाफ जाएं। मतलब एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है दुर्व्यवहार, मतलब कोई भी हमारे साथ दुर्व्यवहार ना करे, हमें अपनी बात को रखने की स्वतंत्रता हासिल हो, और एक्सप्रेशन जो हमारे एक्सप्रेशन हो, मतलब हम कुछ भी कर सके, किसी भी क्षेत्र में जा सके। थर्ड पर आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब है, मतलब जो हमें संविधान में जो हमें नियम वगैरह दिए गए हैं वो हमें उनका सबका पालन करने दी जाए, मतलब जो संविधान भी सबके लिए एक जैसा हो, हमें हर चीज़ का अधिकार दिया जाए। तो ये 3 डेमोक्रेटिक राइट्स थे जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद इसकी उत्पत्ति हुई। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, वुड यू एग्री विद द व्यू दैट द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट वॉज बेस्ट विद कॉन्ट्राडिक्शन एक्सप्लेन। क्या आपको एक्सप्लेन करना है, क्या आप इस बात से सहमत हो कि जो यूनिवर्सल राइट्स हैं, हमारे जितने भी सारे अधिकार हैं, वो उनके साथ मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है? नहीं। तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये है कि जैसे कि ये एक भ्रांति है, मतलब ये बात सही है गलत है कि सब लोग इसका सही से यूज़ कर पा रहे हैं, जितने भी अधिकार दिए गए हैं यूनिवर्सल राइट्स हैं। तो हम देखेंगे इसको, यस द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट्स वॉज बिसेड विद कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज द राइट्स वर गिवन ओनली टू द मेल्स इन द सोसाइटी। कि हाँ, ये एक भ्रांति है, ये ठीक तरह से नहीं हो रहा है इसका उपयोग, क्योंकि जो सारे ही अधिकार हैं समाज में वो मेल्स को दिए गए थे। ठीक है, द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव एनी राइट्स टू वुमेन। कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रांस का जो संविधान था वहाँ पर जो अधिकार थे वो वुमेन्स को नहीं दिए गए थे। इनफैक्ट इनिशियली द वुमेन वर इग्नोर्ड कम्प्लीटली, बल्कि क्या था, वुमेन्स को तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता था। ऑल्सो नॉट नहीं, हाँ ये ऑल्सो नॉट एवरी सिटीजन वॉज एंटाइटल टू वोट। बल्कि क्या था कि वहाँ पर हर नागरिक को वोट डालने का अधिकार था, लेकिन औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। सो ऑल्दो अ लॉट वॉज डन विद गुड इंटेंट, अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट वॉज लेफ्ट एट दैट पॉइंट ड्यू टू द विच द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन चेंज मल्टीपल टाइम्स सिंस द रिवॉल्यूशन। इसीलिए क्या हुआ था, जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन था वो कई बार चेंज हुआ रिवॉल्यूशन के टाइम पर, क्योंकि उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन फैल रहा था ना कि यूनिवर्सल राइट्स तो भाई सबके लिए बने हैं, तो ऐसा नहीं था, ये सिर्फ एक भ्रांति ही थी। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार जो थे मेल्स को प्राप्त थे, क्योंकि देखो अगर औरतें वहाँ पर मजदूरी भी करने जाती थी ना तो उनको उतनी सैलरी नहीं दी जाती थी आदमी के बराबर, उनको मतलब आदमियों से भी आधी सैलरी पर रखा जाता था, उनके काम तो बहुत ज़्यादा लिया जाता था उनसे, लेकिन उनको पैसा कम दिया जाता था। बल्कि वोट डालने का अधिकार भी उनको नहीं था, वो घर के काम भी करती थी, वो बाहर के काम भी करती थी, तो यूनिवर्सल राइट्स उनको नहीं मिले हुए थे। ठीक है, चलिए अब आता है 6th क्वेश्चन, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन। आप नेपोलियन मतलब कैसे आया वहाँ पर, आप इसको एक्सप्लेन करिए। नेपोलियन का जन्म कैसे हुआ, मतलब उधर कैसे आया वो फ्रांस में। तो ठीक है, इसको देखेंगे। आफ्टर द रिपब्लिकेशन ऑफ फ्रांस आफ्टर 1791, तो 1791 के बाद फ्रांस में द किंग गेव द पावर्स टू द वेल्डेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विच लीड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल, एंड आफ्टर हिज डेथ देयर वॉज नो किंग एंड अ डायरेक्टरी यूज टू गवर्न। ठीक है, तो क्या था, जब फ्रांस में 1791 के बाद जब राजा ने अपनी पावर छोड़ दी, है ना, तो राजा ने जो अपनी पावर छोड़ी तो वो जो पावर थी वो वेल्डेड सेक्शन को मिल गई समाज के, मतलब जो अमीर लोग हैं ना, जो रिच लोग हैं उनको ये पावर दे दी गई, जिन्होंने क्या करा, लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया। एंड आफ्टर हिज डेथ, और उनकी डेथ के बाद देयर वॉज नो किंग एंड अ डायरेक्टरी यूज टू गवर्न, तो वहाँ पर कोई भी राजा नहीं था। ठीक है, तो और वहाँ पर डायरेक्टरी का रूल चल रहा था। तो हाउएवर द मेंबर्स ऑफ द डायरेक्टरी डिड नॉट शेयर कॉमन इंटरेस्ट एंड फाउट विद ईच अदर लीडिंग टू द कोलैप्स ऑफ द सिस्टम। तो क्या था, तो डायरेक्टरी में जो थे लोग, 5 लोग रखते थे वो आपस में, तो जो 5 लोग थे वो जब आपस में जब फैसले लेते थे वो मिलजुल कर लेते थे, लेकिन क्या था, उनमें मतभेद था, वो लोग आपस में मिलजुल कर नहीं रहते थे, मतलब वो जो है आपस में लड़ झगड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। तो फाउट विद ईच अदर लीडिंग टू द कोलैप्स ऑफ द सिस्टम, जिससे कि सिस्टम सही तरह से नहीं चल पा रहा था। दिस गेव नेपोलियन बोनापार्ट अ चांस टू राइज एज अ मिलिट्री रूलर इन द फ्रांस। इसी बात ने नेपोलियन बोनापार्ट को वहाँ पर एक चांस दिया। ठीक है, इसीलिए वहाँ उसका राइज हुआ, जिससे कि वो मिलिट्री रूलर, फ्रांस का एक मिलिट्री रूलर बना। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट जो था फ्रांस का एक मिलिट्री रूलर बना, यानी कि डिक्टेटरशिप मिल गई थी उसे। ठीक है, तो अब इसमें तो यही होता है कि भाई सब कुछ उसी का चलेगा, राज का था सारा, सब कुछ उसका राज चलता था जो प्रजा पर। ठीक है, सब कुछ अब उसी के हाथ में आ गया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट अ चांस टू राइज एज अ मिलिट्री रूलर इन फ्रांस। ओके, चलिए बस इतने ही थे। ठीक है, 6 क्वेश्चन थे ये सारे कवर हो गए हैं। कैसे लगे, अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।